हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मैंने आपको बताया था जो हमारे सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़े क्षेत्र है, जैसे कृषि, खनन, पर्यावरण पर जो निर्भर होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर जो निर्भर होते हैं। द्वितीय क्षेत्र मैंने अब आपको बताया था कि इसमें वे क्षेत्र आते हैं जो विनिर्माण का कार्य करते हैं, जैसे कि उद्योग में जैसे विद्युत उद्योग, इस्पात उद्योग और कोई भी कारखाना या फैक्ट्री जो है। उसके बाद मैंने तृतीय क्षेत्र के बारे में बताया था जो सीधे तौर पर सेवा से जुड़ा हुआ है, जैसे कि रेलवे सेवा, बस सेवा, संचार सेवा, स्कूल, शिक्षा। ये सभी क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा दो क्षेत्र और होते हैं जो कि चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी होता है। चतुर्थ क्षेत्र आईटी यानी सॉफ्टवेयर जैसी कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जो वो एक प्रकार से वर्चुअल वर्ल्ड कहलाती है। पंचम क्षेत्र में वे सभी आ जाते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह। और उसके बाद मैंने कॉलर जॉब के बारे में भी बताया था। रेड कॉलर जॉब क्या होती है, वाइट कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है। रेड कॉलर जॉब के जो व्यक्ति है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब के जो व्यक्ति द्वितीय क्षेत्र से जुड़े होते हैं। गोल्ड कॉलर जॉब के व्यक्ति होते हैं जो कि पंचम क्षेत्र से जुड़े होते हैं, जिसमें साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है कि इसमें सेवा और उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी जिसको हम राज्य अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उस पर सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। लूसेंट की इस बुक में हम आज की इस वीडियो में सिर्फ कवर करेंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है। इसके शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम आर्थिक समृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, फिर आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद आर्थिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि आर्थिक चर, गैर आर्थिक चर। इसके बाद जो आर्थिक विकास के माप के पास दृष्टिकोण हम इसमें कवर करेंगे, जो आधारभूत, आवश्यक, प्रत्यागम, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। तीसरा है निवल आर्थिक कल्याण। फोर्थ वन इज क्रय शक्ति क्षमता विधि। और पांचवा आपका होगा मानव विकास सूचकांक। उसके बाद हम मानव विकास सूचकांक के आंकड़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि 2018 और 2019 में प्रकाशित हुए हैं। उसके बाद खुशहाली रिपोर्ट भी हम इसमें कवर करेंगे जो 2018 और 2019 में कवर किए गए हैं। उसके बाद थोड़ा मैं आपको यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में कवर करूँगा। पहले बता देता हूँ कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास ही इस वीडियो में मेन फोकस रहेगा। आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। इसका मतलब यह है कि किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंदर कितनी उसकी आय में वृद्धि हुई है, वही उसकी आर्थिक समृद्धि कहलाती है। और ये ज़्यादातर जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय जो आपने सुना होगा उस पर डिपेंड करती है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये चार चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को 1970 से पहले एक ही समझा जाता था, लेकिन बाद में अर्थशास्त्रियों ने इसके बीच में डिफरेंस की व्याख्या की। उसके बाद आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास की परिभाषा जो है आर्थिक समृद्धि से बहुत ज़्यादा व्यापक होती है। इसका प्रमुख लक्ष्य है कि हमारे देश के अंदर जो बीमारियाँ, जो निरक्षरता है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों को ख़त्म करना है। जिस तेज़ी से ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, किसी देश का आर्थिक विकास उतनी तेज़ गति से चलता है। चलो शुरू करते हैं आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि क्या होती है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। किसी देश के अंदर एक वर्ष में उसकी वास्तविक आय में कितनी बढ़ोतरी हुई है, वो उसकी आर्थिक समृद्धि कहलाती है, जो कि लगातार होती रहती है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद
एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, अगर इन चीज़ों में लगातार वृद्धि हो रही है तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जिसमें कि परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ साथ होता है। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति जॉब करता है, उसकी पेमेंट इस साल 20,000 है और अगले साल उसकी पेमेंट बढ़ के 30,000 हो जाती है, तो उसकी पेमेंट में यानी उसकी आय में 1.5 गुना बढ़ोतरी हुई। तो उसी प्रकार से ही किसी देश की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है, जिसको हम परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। आर्थिक विकास क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ कि आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक होती है। यानी आर्थिक समृद्धि जो है आर्थिक विकास का ही एक छोटा रूप है। इसके साथ साथ मानव की शिक्षा, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और पोषण का स्तर भी आर्थिक विकास में देखा जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। यानी आर्थिक विकास में आर्थिक गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, जबकि आर्थिक समृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं। चर मतलब कुछ फैक्टर पे आर्थिक विकास डिपेंड करता है, जिसकी तुलना करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी देश का आर्थिक विकास कितना होता है। जैसे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, इन सबको आर्थिक विकास में ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, अतः आर्थिक विकास मूल रूप से मानव विकास ही है। यानी किसी मानव का विकास होता है तो हम कहेंगे आर्थिक विकास होता है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा समता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता से है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो हमारे अर्थशास्त्री है, उनको भारतीय अर्थव्यवस्था का पिता भी कहा जाता है और इस क्षेत्र में उनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए। उसने आर्थिक विकास की परिभाषा दी थी। इसके साथ ही महबूब उलक जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, उन्होंने भी आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। प्रोफेसर अमर्त्य सेन और महबूब उलक ने आर्थिक विकास की परिभाषा को दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में यहाँ पे एक छोटा सा अंतर दिया हुआ है। आर्थिक समृद्धि जो है केवल परिमाणात्मक परिवर्तन है, यानी कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, यानी जीडीपी में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। इसमें आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो उनमें परिवर्तन को देखा जाता है। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, इसमें राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में देखी जाती है। आर्थिक विकास में आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। आर्थिक चर मतलब जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, और अनार्थिक चर जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा इत्यादि। किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर भी निर्भर करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया है। विश्व बैंक मतलब जो वर्ल्ड बैंक है, जिसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम। इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसमें डेविड मॉरिस एक अर्थशास्त्री है जिन्होंने जीवन की भौतिक गुणवत्ता के बारे में बताया। इसमें हम पढ़ लेते हैं
कि इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़ों को प्रकाशित किया है। उसमें फर्स्ट है शिशु मृत्यु दर, सेकंड है वयस्क साक्षरता दर और तीसरा है 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर, यानी इसका जो माफ़ किया जाता है 0 से 100 के बीच में किया जाता है। अगर किसी देश का 90 है तो उसका जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक है बहुत ही अच्छा है, जिसका 80 है तो उसका उससे कम है, जिसका 50 है उसका भी कम है। इस प्रकार से देशों की तुलना की जाती है कि किस देश का भौतिक गुणवत्ता का निर्देशांक ज़्यादा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति का परिचायक होता है। तीसरा है क्रय शक्ति समता विधि। क्रय शक्ति समता विधि जिसको इंग्लिश में हम परचेजिंग पावर पैरिटी भी बोलते हैं। तो इसमें इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF। इसका मुख्यालय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दूसरे देशों को आवश्यकता पड़ने पर धन देती है। आगे आजकल विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों एक अलग अलग संस्थाएं हैं जिसको हम आगे कवर करेंगे। पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस विधि का प्रतिपादन किया, उसके बाद इस पे विश्व बैंक निगरानी रख रहा है। इससे आगे है विश्व विकास रिपोर्ट 2014 ईस्वी के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम हर देश को उसकी क्रय शक्ति क्षमता के नज़रिए से देखते हैं तो भारत की जो अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर दी गई है, इसमें एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है जिसका जो मूल्य है वो हर देश का अलग अलग है। अगर रशिया की बात करते हैं तो ये उसकी करेंसी के हिसाब से 90 है। अगर मैक्सिको की करेंसी के हिसाब से इसका जो कॉस्ट है वो 10 है। यूरोपियन यूनियन में इसका जो कॉस्ट है वो लगभग 2 के बराबर है। यूनाइटेड स्टेट में इसका जो कॉस्ट है वो डॉलर में है और उसका जो मूल्य है वो 2 के बराबर है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट की जो क्रय क्षमता है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें कितना डिफरेंस है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सैमुएल्सन एक अर्थशास्त्री थे। उनका यह मत है कि निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माफ़ करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डेली तथा कोब ने 1989 में किया था। नोट इम्पोर्टेंट। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए विलियम नोरदास तथा जेम्स टोबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुएल्सन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर यानी NEW कहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मानव विकास सूचकांक जो है, इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने तथा उसके सहयोगियों ने किया। महबूब उल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। और इसके साथ ही मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम होते हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, तीसरा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। यानी मानव विकास सूचकांक का जो माप देखा जाता है वह इन 3 आधारभूत आयाम पर ही निर्धारित होता है। मानव विकास सूचकांक का औसतम मान 1.0 तक होता है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो माप है वो 0 से लेके 1.0 तक होता है। 0 से लेकर 1.0 तक हज़ारों माप आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 0.001, 0.595, 0.999। तो 0.001 से लेके 0.1
999 तक, इसके बीच में हज़ारों माप आ जाते हैं। उससे ही किसी देश का मानव विकास सूचकांक ज्ञात किया जाता है। जिस देश का सूचकांक जितना ज़्यादा होता है उस देश का आर्थिक विकास उतनी गति से हो रहा होता है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक जो है स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सूचकांक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो 1965 में हुई थी। अगर डेट याद ना रहे तो आप 1965 को याद रख सकते हैं। 1965 में हमारे देश के महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और इसमें अभी प्रेजेंट में 177 कंट्री है। इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो है हेलन क्लार्क, जो न्यूजीलैंड के 37वें प्राइम मिनिस्टर है। यूएनडीपी जो है मानव विकास सूचकांक के आंकड़े प्रस्तुत करता है। इसकी एक टीम होती है जो हर देश में जाके सर्वे करती है शिक्षा पे, लोगों के जीवन स्तर पे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट, ये जो मानव विकास रिपोर्ट दी गई है ये 2018 की है। इसमें जो आंकड़े दिए गए 2018 के है, इसलिए इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर भी एक हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक के गुणात्मक मापन का प्रयास यूएनडीपी द्वारा 1990 ईस्वी से सतत रूप से जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। वैसे तो मानव विकास रिपोर्ट 1990 से लगातार जारी है, लेकिन भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है वह 2002 में आई थी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अगर राज्य स्तर पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो राज्य था जिसने मानव विकास रिपोर्ट पेश की थी वो था मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की वर्ष 2017 की मानव विकास रिपोर्ट 14 सितंबर 2018 को जारी की गई थी। 2017 की जो रिपोर्ट थी वो 2018 में जारी की गई थी 14 सितंबर को। उसके बाद विश्व के कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत का 130वां स्थान था। जो 2018 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, जो कि 2017 की रिपोर्ट थी, 2018 में जारी की गई थी, उसमें भारत का जो स्थान था वो 130वां स्थान था। अब आप सोच सकते हो कि भारत की मानव विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान है, इसका मतलब कि भारत मानव विकास में यानी आर्थिक विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। उससे पहले वर्ष 2014 में 135वां स्थान था, वर्ष 2015 में 130वां स्थान था और वर्ष 2016 में 131वां स्थान था। 2017 में मानव विकास सूचकांक के 0.640 मान के साथ भारत को मध्यम मानव विकास वर्ग में रखा गया है। 2017 में जो मानव विकास सूचकांक पेश किया गया था उसमें भारत का जो मान आया था वो 0.640 था, जो मैक्सिमम कितना होता है 1.000, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसलिए भारत को मध्यम मानव विकास के ग्रुप में रखा गया है। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका, चीन की स्थिति भारत से बेहतर है। चीन की चलो मानते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था भारत से ज़्यादा है, उसका 86वां स्थान है, लेकिन श्रीलंका भी भारत से बहुत आगे है। जो भारत से पिछड़े हुए हैं पड़ोसी देशों में उसमें भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, जो भारत से लगातार पीछे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीछे है इसलिए इंडिया इसको अपनी तरक्की मानता है। मजाक है। 189 देशों की मानव विकास सूचकांक की सूची में नॉर्वे को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नाइजर सबसे निचले पायदान पर है। देखो नॉर्वे जो है यूरोप का कंट्री है, जो प्रथम स्थान उसने हासिल किया है मानव विकास सूचकांक में। अब मान सकते हैं नॉर्वे के जो लोग हैं, नॉर्वे के जो व्यक्ति है वे बहुत ही खुश है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी है, उच्च स्तर की है। तो नाइजर जो है वो अफ्रीका का कंट्री है जो कि लगातार नीचे पिछड़े हुए हैं। अफ्रीका महाद्वीप के तो लगभग सारे ही कंट्री, जितने भी देश हैं लगभग पिछड़े हुए हैं। साउथ अफ्रीका जैसे देशों को छोड़ के बाकी जितने देश हैं वे लगभग पिछड़े हुए हैं। उनका जो मानव विकास सूचकांक हमेशा नीचे ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 5 राष्ट्र हैं, जो टॉप 5 राष्ट्र हैं
वे है, फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे आयरलैंड है, फिफ्थ पे जर्मनी है। आंकड़े ये याद रखने की जरूरत नहीं है। एक हम ये याद रख सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, नॉर्वे टॉप पर है, सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, उसके बाद आयरलैंड और जर्मनी है। तो इसमें 4 कंट्री तो यूरोप कंटिनेंट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले 5 देश जो पायदान पे बैठे हुए हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। 185वां बुरुंडी है, 186वां चाड जो कि अफ्रीका का है, 187वां दक्षिणी सूडान जो कि अफ्रीका कंटिनेंट्स का है, 188वां केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप का है, और लास्ट जो है 189वां नाइजर है, वो भी अफ्रीका का है। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची में USA 13वें स्थान पर है, UK 14वें स्थान पर है और जापान 19वें स्थान पर है, जो कि फुल्ली डेवलप्ड कंट्री है, यानी पूरे विकसित देश है। ये एक टेबल दी गई है जिसमें मानव विकास सूचकांक का क्रम दिया हुआ है और साथ ही मानव विकास के मामले में देशों की स्थिति बताई गई है, कौन सा देश किस ग्रुप में आता है। जैसे कि फर्स्ट पे दिया हुआ है 0.0 से 0.550 से कम, यानी जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0.550 से कम है उसको हम रखेंगे निम्न मानव विकास वाले देश में, जिसका मानव विकास सबसे कम है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 0.550 से लेके 0.700 से कम, यानी कि इसके बीच में जो भी देश आता है वो मध्यम विकास वाले देश में आता है। जैसे कि इंडिया का जो स्थान है वो मध्यम मानव विकास वाले देश में आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे 0.700 से 0.800 से कम, या 0.700 से 0.800 के बीच में जिस देश का स्थान आता है उसको हम रखेंगे उच्च मानव विकास वाले देश में। उसके बाद जो लास्ट है, जो टॉप है, वो 0.800 से 1 तक है। इसके बीच में जिस भी देश का स्थान आता है उसको हम बहुत उच्च मानव विकास वाले देश में रखते हैं। तो ये तुम्हारा मानव विकास सूचकांक के आंकड़े। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़े के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, 53 देशों को उच्च मानव विकास समूह में और 39 देशों को मध्य विकास समूह में तथा केवल 38 देशों को निम्न मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़ों के अनुसार 189 देशों का सर्वे किया गया था। इनमें से 59 देश जो है वो अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले समूह में शामिल थे, 53 देश जो है उच्च मानव विकास समूह में शामिल थे, 39 देश ऐसे थे जो मध्यम विकास समूह में शामिल थे, केवल 38 देश ऐसे हैं जो मानव विकास में बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उसके बाद UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स व बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI के आधार पर भी की जाती है। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स का मतलब होता है कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच में जो अनुपात होता है, और ये MPI जो है गरीबी के आंकड़े पेश करता है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण, संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता एवं आर्थिक गतिविधियों का समाहित किया जाता है। उसके बाद लिंग मूलक असमानता सूचकांक, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो हमने ऊपर पढ़ा था उसको हिंदी में लिंग मूलक असमानता सूचकांक बोला जाता है। 2017 में जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें भारत को 160 देशों में 127वां स्थान दिया गया है, जबकि पड़ोसी देशों में चीन को 36वां, म्यांमार को 106वां, श्रीलंका को 80वां और बांग्लादेश को 134वां व पाकिस्तान को 133वां स्थान दिया गया है। इसका मतलब यह है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कितनी सहभागिता है मानव विकास में, उसके अनुसार अगर भारत की तुलना की जाए तो भारत का 127वां स्थान है। सिर्फ आप यहाँ पे भारत के आंकड़े याद रख सकते हैं, सिर्फ ये आप याद रख सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमसे आगे हैं इन चीज़ों में या हमसे पीछे है। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक यानी MPI की धारणा उपलब्धता प्रत्यागम पर आधारित है। यह गरीबी की माप का अत्यधिक या अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक HDI में लिए गए हैं। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला हमारा टॉपिक आ जाता है खुशहाली। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो कि सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश है कि नहीं, इसकी सही माफ की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है कि दुनिया भर के देश लोग खुश है या नहीं है। जो मानव विकास के रिपोर्ट के आंकड़े जो पेश किए जाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि उस देश के लोग कितने खुश है कितने खुश नहीं है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी से विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का एक निकाय यानी उसकी एक संस्था है जिसने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट को पेश किया था। इस रिपोर्ट में राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है। इसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। इसका मूल उद्देश्य वही है कि कोई देश कितना खुशहाल है कितना खुशहाल नहीं है, इन आंकड़ों के द्वारा हम पता कर सकते हैं। खुशहाली की माप के नियमन 6 कारकों के आधार पर की जाती है। ये 6 कारक दिए गए हैं जिसके आधार पर किसी देश की खुशहाली का पता लगाया जाता है। वे है प्रति व्यक्ति जीडीपी, दूसरा है सामाजिक सहयोग, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, पांचवा है उदारता और छठा है भ्रष्टाचार का बोध। आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018, ये 2018 के आंकड़े हैं खुशहाली रिपोर्ट के। हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी की इच्छा पढ़ने की तो कंटिन्यू कर सकते हैं। 14 मार्च 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 6वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 जारी की गई थी। उसके बाद विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की इस सूची में 156 देशों को शामिल किया गया है, जिनमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल और बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है, जिसमें टॉप किया फिनलैंड देश ने। फिनलैंड जो है नॉर्वे का पड़ोसी देश है। नॉर्वे जो है जिसने मानव विकास रिपोर्ट में टॉप किया था। और बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है। बुरुंडी भी जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ सबसे पिछड़े हुए देश है अफ्रीका महाद्वीप के। बुरुंडी भी उसी महाद्वीप का एक देश है। आगे बढ़ते हैं। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश, ये 5 देशों की लिस्ट दी गई है जिन्होंने मानव खुशहाली रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसमें प्रथम 5 स्थान पर आए हैं। उसमें पहला स्थान है फिनलैंड और दूसरा स्थान नॉर्वे जो कि सर्वोच्च स्थान पर था मानव विकास सूचकांक में। उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आयरलैंड और उसके बाद स्विट्जरलैंड। अगर आप मैप में ये सब चेक करोगे सभी देश जो है यूरोप से संबंधित है, सभी देश यूरोप के हैं। इसी सूची में भारत 133वें स्थान पर है, जबकि गत वर्ष 2017 में भारत इस सूची में 122वें स्थान पर था। तो कुल मिला के भारत की सूची में गिरावट आई है, यानी इंडिया के लोग अभी कम खुश हैं। 2017 में ज़्यादा खुश थे। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक, अगर भारत के पड़ोसी देशों की तुलना करते हैं तो पाकिस्तान का 75वां स्थान है, भारत से बहुत आगे है। भूटान वो भी भारत से बहुत आगे है, स्थानवा। नेपाल 101वां, बांग्लादेश 115वां, श्रीलंका 116वां स्थान है। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है। जर्मनी 15वां, अमेरिका 18वां, यूनाइटेड किंगडम 19वां, फ्रांस 23वां, सिंगापुर 34वां, जापान 54वां। ये विश्व के प्रमुख विकसित देश हैं जिनकी रैंक यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019, हमने जो पिछली रिपोर्ट जो चेक की थी वो 2018 की थी। ये जो खुशहाली रिपोर्ट है ये है 2019 की लेटेस्ट। अब इसमें देखते हैं भारत का स्थान कितना है। उससे पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 7वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 जारी किया गया था। यानी 2019 की जो रिपोर्ट है वो 20 मार्च 2019 को पेश की गई थी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 की सूची में 156 देश सदस्य देशों को शामिल किया गया, जिनमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं दक्षिण सूडान सबसे कम खुशहाल देश है। फिनलैंड तो 2018 में भी सर्वोच्च स्थान पर था और 2019 के आंकड़ों में भी सर्वोच्च स्थान पर है, लेकिन बुरुंडी जो कि सबसे निचले पायदान पर था उसकी जगह अब किसने ले ली? दक्षिण सूडान ने। और दक्षिण सूडान भी किस महाद्वीप का है? वो भी अफ्रीका महाद्वीप का है। आगे बढ़ते हैं। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश, ये 5 स्थान दिए गए हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। नॉर्वे से आगे डेनमार्क बढ़ चुका है 2019 के आंकड़ों में। उसके बाद आइसलैंड और नीदरलैंड है। और आप चेक करोगे मैप में जाके ये 500 देश भी किससे है? यूरोप से है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सूची में भारत का 140वें स्थान पर है। अब भारत का नंबर आ चुका है, तो भारत का नंबर कितना है? 140वां स्थान है।
जबकि गत वर्ष 2018 में भारत इसी सूची में 133वें स्थान पर था, और उससे पहले 122वें स्थान पर था, फिर 133वें स्थान पर है, और अब यह खिसक के कहाँ जा चुका है, 140वें स्थान पर है। तो लोग, इंडिया के जो लोग हैं वे लगते हैं ज़्यादा दुखी रहने लग गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का 67वां स्थान है, चीन का 93वां स्थान है, भूटान का 35वां, नेपाल का 100वां, बांग्लादेश का 125वां और श्रीलंका का 130वां स्थान है। इस प्रकार भारत अपने पड़ोसी देशों से काफ़ी पीछे है। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों की रैंक दी गई। उनमें यूनाइटेड किंगडम जो विकसित देश है उसका 15वां स्थान है, जर्मनी का 70वां, अमेरिका का 19वां और फ्रांस का कितना है, 24वां। आगे बढ़ते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018, ये विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स 2018 है, जो कि 18 दिसंबर 2018 को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई थी। इसमें स्त्री और पुरुषों को समान देखा जाता है, उसका स्थान सर्वस्थान पर होगा। तो इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 149 देशों को शामिल किया गया है। इसमें कितने देशों को शामिल किया गया था, 149 देशों को। ये जो रिपोर्ट है 2018-19 की है। 2020 की रिपोर्ट आई है कि नहीं आई है, ये आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस साल कोविड-19 का महामारी फैल चुकी है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि ये रिपोर्ट तैयार की गई होगी। बाकी आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है, जो निम्नलिखित है। यानी ये 4 क्षेत्रों को देखता है कि लैंगिक अंतराल कितना है, पुरुष और महिलाओं के बीच में कितना अंतर है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, मतलब आर्थिक रूप से महिलाओं और पुरुषों में कितनी भागीदारी है और उनको कितने मौके दिए जाते हैं। दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियाँ, मतलब पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा के स्तर में कितना विकास हुआ है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, स्वास्थ्य के बारे में। फोर्थ है राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण कितना है। उसके बाद यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता है, यानी पुरुष और महिलाओं को बराबर स्थान दिया गया है, तथा 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है, यानी पुरुषों को महिलाओं के कंपैरिजन में बहुत ही आगे रखा गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान एवं यमन को 149वां स्थान दिया गया है। इसके बाद इस सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, निकारागुआ। इसमें 4 देश तो यूरोप के ही है। जो 5वां निकारागुआ है वो अमेरिका का देश है, अमेरिका महाद्वीप का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सूची में निचले क्रम के पास देश है यमन, पाकिस्तान। लो, यमन फर्स्ट, लास्ट में फर्स्ट पे है, और पाकिस्तान उसके बाद है जस्ट। उसके बाद इराक है, सीरिया और चाड है। इस सूची में हम अपने देश को देख लेते हैं। इस सूचकांक में भारत का 108वां स्थान है। भाई भारत में भी बहुत ही ज़्यादा समानता पुरुष और महिलाओं के बीच में। सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही है। जो सूचकांक के जो 4 क्षेत्र हमने ऊपर पढ़े थे उसमें देख लेते हैं भारत ने किस क्षेत्र में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक भागीदारी अवसर में 142वां, शैक्षणिक उपलब्धियां में 114वां स्थान, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में 147वां स्थान, राजनीतिक सशक्तिकरण में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक राजनीतिक सशक्तिकरण में यानी राजनीति में तो महिलाओं को लगभग बराबर का स्थान दिया गया है, बाकी सब में भारत देश पिछड़ा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 48 स्थान पर है, म्यांमार 88वें स्थान पर है, श्रीलंका 100वें स्थान पर है, नेपाल 105वें स्थान पर है। भारत से बेहतर स्थिति में, क्योंकि भारत का स्थान कौन सा था, 108वां स्थान था। उसके बाद वही भूटान 122वां स्थान है, पाकिस्तान 148वां, वो तो हम पढ़ चुके हैं, बस उसके ऊपर एक ही है, नहीं पाकिस्तान सबसे लास्ट में हो सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में महिला और पुरुषों के बीच में बहुत ही ज़्यादा असमानता है। आगे बढ़ते हैं। इस सूचकांक में विश्व के कुछ अन्य विकसित देशों का क्रम है। फ्रांस का 12वां स्थान है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और USA। ये कुछ विकसित देश हैं जिनका क्रम दिया गया है पुरुष और महिलाओं के समानता और असमानता के आधार पर। तो ये आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, जिसमें हमने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा। आर्थिक विकास में हमने उसके 5 दृष्टिकोण को कवर किया। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट और खुशहाली रिपोर्ट के बारे में हमने आंकड़े चेक किए। उसके बाद मानव विकास रिपोर्ट और खुशहाली रिपोर्ट के आंकड़े हमने 2018 और 2019 के कवर किए हैं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। तो खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, तभी हमारा स्थान खुशहाली रिपोर्ट में आगे बढ़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।